अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम चार इश्यूज़ पर बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ रेफरेंस, नवाज शरीफ तुर्क सदर से नाराज़, इमरान खान कानों के कच्चे, बम्बई हमलों से पाकिस्तानी सहाफ़ी का क्या ताल्लुक़। ये हैं हमारे आज के चार टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और बात का आगाज़ जस्टिस मंसूर अली शाह से। जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ खिलाफ तो क्या, इनके कोई रेफरेंस उनके खिलाफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके हवाले से पहले बात राना सनाउल्लाह ने कोई बात की जिससे तासर ये मिला कि कोई एक दो जजेज़ हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। और फिर बात वो आगे चल पड़ी और चलती चलती फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी ने पूछ लिया। आज तकरीब हलफ बर्दारी थी उन जजेस की जिनकी एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो उधर जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। वो पहले ही दुखी से हैं और चीफ जस्टिस अगर कोई बनता बनता रह जाए तो इस दुख का अंदाज़ा जस्टिस मंसूर अली शाह से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ख्याल है कि जजेस को उस दुख का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस तरह वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फ़ारग करते हैं और बाज़ कात को बहुत बड़ी वजह नहीं होती, उस बुनियाद पर उनको घर भेज दिया जाता है। तो खैर उनसे पूछा गया कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब आएगा तो असी वेख भी लाँगे। बाद में खैर इरफान सिद्दीकी जो हैं उन्होंने इसके हवाले से वजाहत की। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस नहीं आ रहा। बेसिकली ये है कि अब जूँ जूँ अदलिया एक कंट्रोल में आ रही है 26वीं तरमीम के बाद, कंट्रोल का वर्ड ही इस्तेमाल किया जाएगा इन अ सेंस के जिस तरीके से हुकूमत को पहले उनकी जान को बनी होती थी, उनको रात को नींद भी नहीं पड़ती थी, और अब जो है वो किसी तरह से अपनी मर्ज़ी के जजेस मुख्तलिफ एक स्ट्रेटजिक पोजीशन पर लाने में कामयाब हो गए हैं। तो ख़तरा काफ़ी हद तक टल गया है। अब नून लीग को कभी कभार गुस्सा आता है। पिछले दिनों जो अय्याज सादिक साहब हैं उनको गुस्सा आ गया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर कि जी उन्होंने ये फ़लानी गल क्यों की थी, जी पार्लीमेंट का ना क्यों लिया है। और पार्लीमेंट के ख़िलाफ़ बात ना करें तो पार्लीमेंट के हक़ में बात करना इजाज़त है, पार्लीमेंट के ख़िलाफ़ बात करना इजाज़त नहीं है। अजीब बात है। खैर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से मैं कोई बहुत ज़्यादा हर बात पे एग्री नहीं करता, उन पर काफ़ी सवालात भी हैं, लेकिन इस मामले में उनका कोई ऐसा कसूर था नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट की भी बात की, अदलिया की भी बात की, एग्जेक्टिव की भी बात की कि कोलैप्स कर चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि हर राय तो दूसरी है जो कि या सादिक साहब उनकी है, लेकिन अगर ओवरऑल किसी थर्ड पर्सन को पूछें तो वो बताएगा कि ओवरऑल किसी का किरदार को बहुत अच्छा नहीं रहा। इवन एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अच्छा नहीं रहा, हमारा मीडिया का किरदार अच्छा नहीं रहा। तो हमें सबको इस पे एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। उस पर घबराने वाली या गुस्सा करने वाली बात नहीं है। तो लिहाजा अब जो नून लीग को ज़रा लेट गुस्सा आ रहा है जजेस पर, या उनको लग रहा है कि जनाब होना सी अपना गुस्सा कट सकते हैं, तो इस तरह की कोई ना कोई धमकी दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात है नहीं। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ बल्कि जो तुर्क सदर हैं वो आए, उनके साथ सब मिले। सबसे मतलब ये है कि जो शहबाज शरीफ भी मिले, मरीम नवाज़ भी मिली, जरदारी साहब भी मिले। जरदारी साहब की बेटी जो है जो कि अभी फ़र्स्ट लेडी का रोल परफॉर्म कर रही हैं वो भी मिली, बल्कि उनकी गाड़ी चलाई। जो नहीं मिला तो वो मियाँ नवाज शरीफ नहीं मिले। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ के साथ तुर्क सदर का काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था, बल्कि एक स्टेज पर जब वो पनामा के दिनों में काफ़ी क्राइसिस में थे तो उस टाइम जो एक तुर्क वज़ीर ख़ारजा उनको मिलने लाहौर उनके घर गए थे। गालिबन मुझे याद यही पड़ता है कि अभी वो वज़ीर आज़म थे, हो सकता है कि वज़ीर आज़म से शायद उतर गए हों, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वो इनका एक अच्छा ताल्लुक़ है, इन्होंने अच्छी एक अपनी रेपो बनाई हुई है। तुर्क सदर जो हैं वो तो पुराने हैं, यानी कि उनके साथ वाले जो हैं वो दरख्त है वो भी अब नहीं रहे, लेकिन वो मौजूद हैं। मेरे ख्याल 2002 से अनवर्ड वो चल रहे हैं। तो उन्होंने बड़े अतार चढ़ाव जो पाकिस्तानी सियासत में देखे, मियाँ नवाज शरीफ को जो जलावतन होते देखा, बल्कि एक टाइम पर उन्होंने इनके कुछ करीबी लोगों को बताया कि आपने अगर फ़ौज के साथ लड़ाई करनी है तो इस तरीके से करें कि पहले अपने आप को स्ट्रांग करें, इकनॉमिकली स्ट्रांग करें, फिर जाके जब आपकी पोजीशन बन जाए तो फिर बाकी लड़ाइयाँ कर लिया करें। और उन्होंने ख़ुद अपनी लड़ाई करके दिखाई कि किस तरह एक दफ़ा फ़ौज उनको निकालने की कोशिश करते करते फ़ौज के वो जर्नैल जो हैं वो फ़ारग हो गए, और वो जो उनके जो गुलन मूवमेंट के जो लोग उनका साथ दे रहे थे, फिर उन्होंने सबका सफाया कर दिया। वो अभी तक कायम है तुर्क सदर, और मुझे लगता है कि अगर कोई अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल भी उन्होंने कहीं जाना है। वो अलग बात है कि उधर भी जो अपोजिशन है उसका नामो निशान उन्होंने मिटा दिया हुआ है।
तो खैर ये है कि बात जो है मैंने किधर से किधर ले गया। जिस तरह वो कॉलमिस्ट जो है वो बात एक जगह से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं जी कि मैं किधर निकल गया, तो मैं भी कहीं और दूर तरफ निकल गया। लेकिन यह है कि वो मिल नहीं सके। उसकी वजह ये बनी है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको कोई फ़्लू हो गया, और फ्लू की वजह से वो अपने आप को उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी कि घर तक अपने आप को महदूद कर लिया। लोग उनको आकर मिल सकते थे लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले। और एक बात ये उनके करीबी ज़राए से भी आई है, लेकिन मैं एक वीडियो भी देख रहा था कि जिसमें जो मरीम नवाज़ हैं वो जब तुर्क सदर को मिली हैं तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरे फादर भी आना चाह रहे थे लेकिन ही वाज अनवेल, उसका उन्होंने ज़िक्र किया, वो इस वजह से जा नहीं सके। और इसके अलावा यानी कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पहले से भी अच्छे हैं, और यानी कि ओवरऑल इनके साथ उनकी अच्छी रेपो है। बल्कि अब तो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी अपना अच्छा ताल्लुक उनके साथ कायम कर लिया है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो इमरान खान के हवाले से है कि क्या इमरान खान कानों के कच्चे हैं। बात का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि जो शेर अफजल मरवत हैं, शेर अफजल मरवत को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। शेर अफजल मरवत ने पहले कहा जी कि मैं फिर भी उनको अपना लीडर मानता हूँ, फिर जो है नहीं कि उसको याद आता है कि इन्होंने मुझे निकाल दिया है, तो पहले तो उसने आज क्या कि मुझे क्यों निकाला। और ये है कि ओवरऑल शेर अफजल मरवत में एक सलाहियत तो पाई जाती है कि वो अटेंशन गेन कर सकते हैं। वो सिर्फ अटेंशन सीकर नहीं है, वो अटेंशन गेन करना जानते हैं। तो वो कोई ना कोई रोज़ाना ऐसी कोई ख़बर तबसरा कर देते हैं कि जिसके बाद मीडिया वाले उनको भी एक उनकी दिहाड़ी लग जाती है, वो अपने काम पे लगे रहते हैं। तो आज की जो उन्होंने दिहाड़ी लगाई है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो लोग मिलने जाते हैं उनमें एक वकील होता है और बाकी 9 जो हैं वो कान भरने वाले होते हैं। बज़ाहिर जो है ये जाते हैं जी कि हम सारे वकील हैं, और ऐसे जाते हैं कि जैसे बड़े को दुनिया के मसरूफ़ तरीन लोग हैं, और हर बंदा जो है वो केस में अपना नाम भी लिखवाता है जी कि मैं भी वकील हूँ, मैं भी वकील हूँ। उसने कहा कि इसके अलावा बताएं कि इनको अगर आपने कहीं की देखा हो, ये कहीं नज़र नहीं आते, तो एक वकील होता है और बाकी सारे जो हैं वो कान भरते हैं। कोई कहता है खान साहब मैं फलानी गल सुनी जे, दूसरा आंदा है खान साहब यह गल ठीक कह रहे जे, मैं भी अपने सोर्सेज को पता किया। तो इस तरह से वो एक बदगुमानियाँ पैदा करते हैं। ये किसका कहना है? शेर अफजल मरवत का कहना है। अच्छा, ये बात कोई गलत नहीं है। एक तो ये होता है कि जो बंदा एक टॉप पोजीशन पर होता है वो अल्टीमेटली वो डिपेंड कर रहा होता है कुछ लोगों पर। ऐसा ऐसा वो मशीर जो हैं बाकियों को भगा देते हैं। वो अपने लीडर को बताते हैं कि ये सारे फारग हैं या 2 नंबर हैं या बाकी उनके साथ मिले हुए हैं। और फिर जो लीडर होता है वो वही होता है कि जो उसको बातें बताते हैं, उसका वर्ल्ड व्यू भी वो बन जाता है। इमरान खान जो है, इमरान खान के केस में ये मसला है कि वो लीडर भी है और जेल में भी है, और उधर जो है रसाई और कम है। लेकिन जब वो जेल से बाहर थे तो तब भी ये मसला नहीं था कि वो लीडर वाले हिसाब था कि जिन लोगों को सुनना चाहते थे उनको ही सुनना चाहते थे। आम तौर पे मशीरों को लान दन कर रहे होते हैं और ये मशीरा इन्होंने मरवा देता है। अच्छा, ये हमारी एक तरह की बुज़दिली है कि जब हम लीडर को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते तो हम सारी बात मशीरों पर डाल देते हैं। हालांकि मशीर वो होते हैं जिनको लीडर रखना चाहता है, और मशीर, कामयाब मशीर पाकिस्तान की डेफिनेशन में या दुनिया भर की डेफिनेशन में जो ताकतवर लोगों के मशीर वही होते हैं कि जिस तरह की ताकतवर लोग काम करना चाहते हैं वो उनको बताते हैं कि सर ये जो काम आप करना चाहते हैं ना वो इस तरह से हो सकता है। वो ये नहीं बताते कि सही काम क्या है या गलत काम क्या है। उनकी ड्यूटी ये होती है कि जो लीडर ने सोच लिया है आपने उसको बताना है कि इस पर अमल कैसे हो सकता है। इमरान खान के केस में जो लोग समझते हैं कि वो कानों के कच्चे हैं, इतने कच्चे नहीं हैं, इतने भोले नहीं हैं। उन्होंने जिसको टारगेट करना होता है उनको आइडिया होता है कि मैंने इसको फ़लाँ को टारगेट करना है, और बाज़ का जो है उनके ऐसे स्ट्रेटजिक टारगेट होते हैं कि जिन पर वो अपने झूठ के ज़रिए बड़े बड़े हमले करते हैं। उनको आइडिया होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये एक स्ट्रेटजिक डिसीजन है कि मैंने ये क्यों फ़ैसला किया है कि ऐसा करना है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं भी ये समझता था कि कानों के कच्चे हैं, लेकिन आई हैव रीज़न टू बिलीव कि वो झूठ को एज अ वेपन भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात शायद जो शेर अफजल मरवत के केस में रेलिवेंट ना हो, उस पर तो उन्होंने एज सच अभी कोई अटैक नहीं किया। शायद ये है कि उनको लग रहा है कि शेर अफजल मरवत जो है ये कोई हमारे कंट्रोल से निकल रहा है या ये ज़्यादा अटेंशन ले रहा है। लीडर का ये भी मसला होता है कि उससे ज़्यादा अटेंशन किसी को ना मिले। और शेर अफजल मरवत जो है यानी कि वो अपना काम दिखाने से बाज नहीं आते। बाज़ का फिर कोई ये भी कहता है जी क्या उन्होंने बंदे ने
जो ISI के हैं, लिहाजा इनसे एहतियात करें। तो कई लोग जो हैं वो तो ISI के चक्कर में फ़ारग हो गए, साइड पर हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ। हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो बम्बे हमलों के हवाले से। अब बम्बे हमलों का आज जिक्र कैसे आ गया, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर हो गई है, कितनी देर हो गई है, मेरा ख्याल है कि कोई 17 साल हो गए हैं बम्बे हमलों को। और आज मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता है कि मोदी जो इंडियन वज़ीर आज़म है वो गया हुआ था ट्रंप के पास। ट्रंप ने बुलाया हुआ था। ट्रंप जो है वो बुला बुला के लोगों को डराता भी है, और जो जाता है वो फिर ना कोई क्या कहते हैं गुड़ पिनिया नाल लैके जाता है कि किसी तरह ये ना कहे कि खाली हाथ आ गए हो। वो कहता है जी कि मैं इस टाइम जो है ना अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी है, और ऐसे है कि जैसे पूरी दुनिया उनकी वो जैसे अमरीकी शहरी हैं कि आप बताएं कि अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं। तो मोदी का यानी ट्रंप का ये ख्याल था कि जो भारत है ये हमारा बहुत बड़ा बेनिफिशरी है, और इनकी जो ट्रेड है वो सरप्लस में जा रही है। ये ज़्यादा एक्सपोर्ट हमें करते हैं, हमारी इंपोर्ट कम लेते हैं, बल्कि इंपोर्ट पर भी उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। तो मोदी को बुलाया कि पुत्र इधर आ की प्रोग्राम है थोड़ा, की कुछ करना है साढ़े नाल, आगे चलना है या नहीं चलना, अमेरिका के लिए बताएं कि अमेरिका से आपको कितनी मोहब्बत है। पहले जापानी वज़ीर आज़म को बुलाया था, वो भी कोई एक लंबी छोड़ के आया जी कि हम जो है ना कोई $1 खरब की इधर सरमायाकारी करेंगे। पता नहीं कर सकता या नहीं कर सकता, उसका ये ख्याल होगा कि कोई ट्रंप दे कोई 4 साल तक कढ़ाइए, कोई इसको किसी ना किसी तरीके से हम जो है कोई ना कोई एक टाइम तो बाय करें। वैसे पता नहीं उनका क्या प्लान है, लेकिन एक बात दुरुस्त है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से जापान का दावा है कि सबसे ज़्यादा किसी और मुल्क से जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है वो जापान की है। अब बुलाया तो इस सिलसिले में था। मोदी ने गालिबन कहा कि ये तो नहीं हो सकता, बताएं कि असला कितना तो असी ख़रीद लिए। असले की उनको ज़रूरत भी है, कोई एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की है। और मोदी जो है या इंडिया वाले जो हैं अब हमारे से मुआवजना मुकाबला करते नहीं हैं। वो अपना एक मुकाबला समझते हैं चाइना के साथ, और चाइना के बारे में सोच सोच के वो भी परेशान रहते हैं कि हमारे लिए तो इंडिया बहुत तरक्की कर गया, और इंडिया के लिए चाइना जो है ना वो बहुत तरक्की कर गया। कि चाइना को अमेरिका अपना मुखालिफ समझता है, बल्कि ये समझता है कि हमारा शरीक है, ये किसी दिन हमारी जगह भी ले सकता है, हमें रिप्लेस कर सकता है। इंडिया को अमेरिका अपना इत्तेहादी समझता है, उससे वो थ्रेटन फील नहीं करता। उसको कहता है कि ये बड़ी ताकत बन रहा है, एक बड़ी मईशत है, लेकिन ये है कि उनके मुफादात हैं। चाइना को कंटेन करने के लिए उन्हें इंडिया को ज़रा कोई जो है ना तेल के ओन पिलाते नहीं देने, और उनको सपोर्ट भी करते हैं। अब ये है कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, ये नहीं है कि इसमें हमारा को बहुत ज़्यादा कसूर नहीं है। अगरचे ये है कि इसमें यह है कि हमने अगर ओवर द टाइम शायद हमने तरक्की की होती तो हम ज़्यादा इंडिया से रेलिवेंट होते। लेकिन अब यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कोई आपके पास हैंडसम हो या बैंडसम हो, कोई भी हो, वो उधर जाएगा तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। मसला ये है कि आप अमेरिका के जो एक मुफादात हैं उस सांचे में, यानी कि आप किस जगह पे फिट आते हैं, वो उन्होंने देखना होता है। तो इंडिया ने काफ़ी उन्होंने कहा जी कि असी तुहाडी अरबां डॉलरां दी असी तुहाडे कोल असला खरीदांगे। वो सिलसिला चलता रहेगा, उस टाइम तक हो सकता है ट्रंप भी चला जाए। लेकिन यह है कि वो वादे वाइद करके तो वो आए हैं कि हम चाहते भी हैं, उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी है इंडिया के हवाले से। अगरचे उधर इंडिया में इस मामले में अमेरिका में काफ़ी एक एतराज़ भी है। वो कह रहे हैं जी कि जो असला जो है वो इनके पास जाता है, वो आगे रशिया के पास जाता है। रशिया वाले टेक्नोलॉजी रशिया से आगे चाइना वाले जो हैं वो कॉपी कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जो US इनोवेट्स, चाइना इमिटेट्स और EU रेगुलेट्स, कि जो इनोवेशन है वो अमेरिका में होती है, उसकी नकल जो है वो चाइना वाले करते हैं। और आगे जो रेगुलेशन होती है कि इनका जैसे सोशल मीडिया है या AI की बात होती है, वो आगे उस मामले में यूरोपियन यूनियन वाले सबसे आगे होते हैं। खैर, इसका यानी कि हमारी बात से क्या तल्लुक़ आ गया, हमने बात कर रहे थे, बात जो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हवाले से कर रहे थे। तो ये बात जो है उधर बम्बे हमलों का जिक्र आ गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उधर एक पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन है, उसका नाम है तहवर राना। उसकी हवालगी के हवाले से बात हो रही थी। और तहवर राना कौन है? जो बम्बे अटैक है उसमें एक बंदा था जिसका नाम था डेविड हेडली। उसको दाऊद गिलानी भी कहते थे। वो भी बम्बे अटैक में मुलव्वस था, वो अमरीकी शहरी था। उसका जो है पाकिस्तान से उसका भी ताल्लुक़ था। बेसिकली जो डेविड हेडली है उसका फादर इधर पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, यानी कि वो गिलानी थे। जो डेविड का भाई है, यानी कि दूसरी माँ से, वो इस टाइम एक अच्छी पोजीशन पर
पाकिस्तान में एक अहम ओहदे पर भी फायज है, और वो भी उस केस में काबू आ गया। अब जो तहवर राना है, तहवर राना जो है ये दोस्त था डेविड हेडली का। तहवर राना का अपना इमिग्रेशन का कोई ऑफिस था, और उसने एक अपना दफ्तर मुंबई में भी खोला डेविड हेडली के लिए, जिसको दफ्तर को एज अ कवर इस्तेमाल करते हुए वो डेविड हेडली या दाऊद गिलानी जो है उसने आगे सारी प्लानिंग की। उसके बारे में ये है जी कि वो लश्कर तैयबा के साथ कनेक्टेड था, और ये सारी स्टोरी है। और अब ये है कि वो कहते हैं कि जो तहवर राना है वो इस सारे अमल में फैसिलिटेटर था। जो बम्बे में अटैक हुआ था, जो पाकिस्तानी ने किया था, वो जो अजमल कसाब था, हम जो है इनके बाज़ात बड़े एक रियलिटी शाये भी होते हैं, और नहीं जी वो अजमल कसाब उतों का नहीं सी, इंडिया ने ज़बरदस्ती बना लिया। अजमल कसाब पाकिस्तान का था। जब तक आप हकायक नहीं मानेंगे ना, हम अब आगे नहीं चल पाएंगे। तो खैर पाकिस्तानी कोई 10-12 लोग थे जो कि उसमें अटैक में मुलव्वस थे, और ये पीछे फैसिलिटेटर थे जो कि अमरीकी शहरी थे, लेकिन उनका भी ओरिजिन जो है या कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान से बनता था। अब तहवर राना जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट लेता है जी कि मेरा ये दोस्त था, और इसने मुझे कहा कि मुझे क्या पता कि वो उधर दफ्तर क्यों खोलना चाह रहा है, इसकी क्या प्लानिंग है। लेकिन वो कहते हैं जी कि उस दौरान जो एक और कुरान बर्निंग का वाक़या डेनमार्क में हुआ था, तो उधर भी इन दोनों ने इकट्ठे ट्रैवल किया, ये को प्लान कर रहे थे उधर जाके अटैक करने का। तहवर राना जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। पुरानी बात है, यानी कि 2008-9 की बात है, यानी कि उस टाइम उनको गिरफ़्तार कर लिया गया शिकागो से, और फिर जो है वो काफ़ी देर जेल में रहा। इंडिया जो है वो उनकी हवालगी की बात कर रहा था कि इनको इंडिया के हवाले किया जाए। उधर मामला आगे जाके कोर्ट में अटक गया था। एक कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी, फिर आगे मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में मामला रुका हुआ था। तो कोई इस तरह की कोई उसकी बैकग्राउंड थी। अब जो ट्रंप है, ट्रंप ने कहा कि हम उसको इंडिया के हवाले करेंगे, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ईवल पर्सन। और साथ उन्होंने कहा जी कि उम्मीद है कि आइंदा से पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से पठानकोट या इस तरह के बम्बे हमलों वाले वाक़यात नहीं होंगे। ये को मोदी ने बात कर दी, उस पर पाकिस्तान में एहतजाज है। अब यह है कि आप कह रहे होंगे कि इतनी लंबी तुमहीद बानी है, तो इसमें वो जर्नलिस्ट का क्या ताल्लुक़ आया। तो जर्नलिस्ट है, यानी कि वो था अब्बास राना। अब्बास राना जर्नलिस्ट जो है वो तहवर राना का भाई था। अब्बास राना जो है वो कनाडा में एक न्यूज़पेपर है हिल टाइम, उसमें जर्नलिस्ट है। हुआ ये कि जब तहवर राना गिरफ़्तार हो गया तो उसके बाद अब्बास राना भी गायब हो गया। और फिर जो है न्यूज़पेपर वाले, वो उधर कॉलम मेरा लिखता था, उन्होंने सोचा कि वो बंदा किधर गया है। जब उन्होंने पता किया, पता चला कि वो फैमिली बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है। उनके वालिद इंतहाई ज़ईफ़ थे, उनको वो इस चीज़ से बचा रहे थे कि उनको पता ना चले कि तहवर राना गिरफ़्तार हो गया, नहीं तो फादर जो है उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। इस वजह से वो काफ़ी देर गायब रहा। और उसने जो स्टोरी बताई, उसने कहा कि मुझे अपने भाई के बारे में इस मामलात पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझे उसमें कोई नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा भाई जो है इंतहाई ईमानदार और साफ़गो आदमी है। और जो हिल टाइम्स का जो पब्लिशर है वो इतना उसकी गुफ्तगू से मुतासर हुआ, और साथ उसके दिल में रहम भी आया कि मैं फ़ैमिली के लिए शायद कुछ कर सकूं, तो उसने उस टाइम एक एडिटोरियल भी लिखा, बल्कि उसको अब्बास राना को ओन भी किया कि हम जो है, यानी कि हमारा अखबार वो क्यों अब्बास राना को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से वो जो जर्नलिस्ट की फ़ैमिली है, जो अटैक हुआ बम्बे में अटैक हुआ, उसकी वजह से वो जर्नलिस्ट की फ़ैमिली भी मुतासर हुई। उसका फ़ादर, इन्होंने को 2 हफ्ते पहले नहीं बताया, लेकिन बाद में जब बताया उसको, तो उसके बाद फ़ादर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गया। मेरा ख्याल है कि शायद अभी वो फादर ज़िंदा नहीं होगा। तो इस तरह से जो मुंबई अटैक है उसमें जो जर्नलिस्ट की फ़ैमिली भी काबू आ गई। बात कहाँ से शुरू हुई, और ये देखें कि इस तरह के जो मामलात हैं वो किस हद तक जो हैं सब सारों पे असरअंदाज होते हैं। उस टाइम तकरीबन को 250 बंदा जो बम्बे अटैक में मारा गया था, और तकरीबन को 250 लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद से पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक होते होते फिर ख़राब हो गए कि जब मोदी जो है वो नवाज़ शरीफ के टाइम पर आया। जब मियाँ नवाज़ शरीफ की अपनी जो नवासी है उसकी शादी भी थी, और इनकी अपनी सालगिरह भी थी 25 दिसंबर को 2016 की गालबन बात है। वो काबुल से आ रहा था, और वो एक सरप्राइज़ विज़िट पे पाकिस्तान आ गया। लेकिन यह है कि उसके बाद हमने दोबारा फिर कोई पठानकोट वाला वाक़या किया, उसके बाद उसने हम पर यकीन नहीं किया। इंडिया के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन यह है कि हमें भी अपनी गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। हम जो है, यानी कि हम इस तरह के हमलों के, इस तरह की हरकतों के अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें कोई एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।